जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 29 मार्च 2025 और आज के द हिंदू के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर अप करेंगे। इसके लिए माफी चाहूंगा, एडिटर ने जो है ये चेंज नहीं किया, तो कोई बात नहीं। चलो, तो आज है 29 मार्च, ठीक है, ये याद रखना आप। मेरे ख्याल से हर स्लाइड पे ये दिखेगा 28 28, बट ठीक है, छोड़ो। आपको तो मेन टॉपिक से रहो मतलब रखना है। तो द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर गाइज ये टोटल 9 टॉपिक्स आज इंपॉर्टेंट आए हैं, जिनको एक एक करके हम डिटेल में जो है वो कवर अप करेंगे। और आज एक और इनिशिएटिव आपके लिए शुरू कर दिया है एमसीक्यू के साथ। तो चलिए, बिना समय वेस्ट किए फटाक से सेशन को स्टार्ट करेंगे। लाइक का बटन हिट करो। जय श्री महाकाल। चलो करेंगे शुरू। तो हम बात करने वाले हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट के एक इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में। क्या आप जानते हैं कि आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जैसे कि पोएट्री और थिएटर हमारे संविधान के तहत सुरक्षित है। यस, यानी कि कोई भी अगर पोएट जो है वो अपनी मतलब चीजों को एक्सप्रेस करते हैं, कोई आर्टिस्ट अपनी चीजों को एक्सप्रेस करते हैं, है ना, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, जैसे कि किसी ने कोई गाना बनाया, रैप किया, कुछ भी, तो वो सब चीजें जो है वो संविधान के थ्रू प्रोटेक्ट की गई हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में फ्री स्पीच के बारे में किस चीज पर जोर दिया। राइट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फ्री स्पीच के बारे में किस चीज को अब इंक्लूड कर दिया है या जोर दिया है और क्लियरली हाईलाइट किया है, वो है पोएट्री और थिएटर। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जैसे कि पोएट्री और थिएटर, ये फ्री स्पीच के वैलिड फॉर्म हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो इस चीज पर अभी जोर जो है वो दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है, जिससे रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। अभी हुआ यह था कि कांग्रेस के एमपी इमरान प्रतापगढ़ी, इन्होंने एक कविता कविता जो है, पोएम जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसके बाद गुजरात पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। उन्हें सांप्रदायिक असमानता बढ़ाने का आरोप लगाया गया उनके ऊपर जो है वो आरोप ये लगाया गया कि भैया आप जो है वो क्या कर रहे हो, जानबूझकर हेट स्पीच जो है वो प्रोवोक कर रहे हो, अपनी पोइट्री के थ्रू हेट स्पीच फैला रहे हो। राइट, तो ये हो गया, ये केस फाइल हो गया। इस घटना ने फ्रीडम ऑफ स्पीच पर एक चर्चा छेड़ दी। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो क्या आया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी गाइस, उन्होंने बहुत बेहतरीन फैसला दिया। उनने बोला आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस जैसे कि पोएट्री और थिएटर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ए के तहत सुरक्षित हैं। तो आप ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ए भी जो है वो थोड़ा सा ध्यान में जो है वो रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ए। तो कहा है कि इसके अंदर अब हम लोग को आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन भी जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि पोएट्री और थिएटर। तो ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जैसे कि पुलिस, इनको और संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव जो है वो रहना चाहिए जब बात आर्टिस्टिक फ्रीडम की होती है। यानी कि किसी आर्टिस्ट के प्रति जो है वो उनको थोड़ा सेंसिटिव जो है वो रहना चाहिए। यानी कि कोई अगर आर्ट अपना प्रस्तुत जो है वो कर रहा है, तो पुलिस को जो है वो हार्श नहीं होना चाहिए। इस चीज पर जो है वो कोर्ट ने जोर डाला। सिर्फ असहमति या किसी की फीलिंग्स हर्ट होने से किसी आर्टिस्टिक कार्य पर क्रिमिनल एक्शन लेने का कारण नहीं हो सकता। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भाई अगर किसी को परेशानी हो रही है ना, किसी को अगर कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है इंडिविजुअल बेसिस पर किसी के आर्ट से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आर्टिस्ट जो है वो खराब है। राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि उस आर्टिस्ट को जो है वो जेल भेज दो, है ना। तो ये कहा गया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर निंदा व्यक्त की और कहा कि लॉ इन्फोर्समेंट को फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का सम्मान करना चाहिए और कला और सृजन को इज्जत देनी चाहिए। तो आपको लगता है कि भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच को ठीक से सुरक्षित किया जा रहा है? आपके क्या विचार है इस चीज पर? थोड़ा कमेंट बॉक्स पर जो है वो लिखकर बताइएगा। तो बस ये था गाइस पूरा वाला टॉपिक। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये वाली चीज जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा काम की है। और मुझे बताना कि ये वाला मेरा इनिशिएटिव कैसा लगा आप लोगों को। देख रहे हो कि धीरे धीरे करके मैं नई नई चीजें आपके लिए जो है वो लेता जा रहा हूँ, लेते आता जा रहा हूँ। तो बस बने रहो, जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने कर लिया है शेयर करो भैया, लाइक का बटन जरूर हिट करो। अब सुनो, हम बात करेंगे इंडिया के जियो पॉलिटिकल विजन के बारे में।
भारत का ग्लोबल स्टेज पर क्या रोल है और कैसे वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को नेविगेट कर रहा है। तो आइए इस विषय को डिटेल में हम लोग जो है वो समझेंगे। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि भारत का ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल पर क्या रोल है और इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर किस तरीके से जो है वो सजा रहा है। तो भारत की फॉरेन पॉलिसी का रीसेंट अप्रोच कौन सा है, राइट, इन चारों में से कि भारत की फॉरेन पॉलिसी का रीसेंट अप्रोच जो है वो है मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी। मतलब आज की डेट में हम काफी सारी कंट्रीज के साथ अलाइन कर रहे हैं, दोस्ती बना रहे हैं। पहले एक समय था जिस समय हम सिर्फ नाम थे, नॉन अलाइंड मूवमेंट, नॉन अलाइंड है ना, मूवमेंट था, पहले नाम था। अब मल्टी अलाइंड स्ट्रेटेजी है हमारी। पहले हम बोलते थे कि हमें किसी के साथ कनेक्ट नहीं होना, हम इंडिविजुअल रहेंगे। अब हम बोल रहे हैं कि हम सबके साथ कनेक्ट होंगे। और इवन अगर आप कुछ दिनों से आर्टिकल्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि इंडिया जो है एज अ ब्रिज का काम कर रहा है ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच में। ये क्लैरिटी है आप सभी को? तो ये चीज ध्यान में रखना। तो आज की अभी हमारी स्ट्रैटेजी है मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी। आइए चीजों को और समझते हैं। तो भारत भारत गाइस एक उभरता हुआ ग्लोबल पावर के रूप में सामने आ रहा है, ये बात आप सभी जानते हैं। इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी अपना रहा है। इसका मतलब है भारत कई देशों के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है, बिना किसी एक ब्लॉक या ग्रुप के साथ पूरी तरह जुड़े। G20 प्रेसिडेंसी की बात करें तो भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी संभाली है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक डिस्कशन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाता है। तो आप सोचिए, एक कंट्री जिसको कोई देखता नहीं था, उसने अपने आप को इतना पावरफुल बना लिया कि आज उसके बिना कोई प्रोग्राम फिनिश ही नहीं होता, कंक्लूड ही नहीं होता। तो वही आपको करना है, अपने आप को इतना पावरफुल जो है बना लो कि सब लोगों को आपकी डिमांड, आपकी जरूरत महसूस हो, राइट। और जब लोग आपको जो है वो इग्नोर करना शुरू करते हैं, दैट मीन्स कि अब आप वैल्यूएबल एसेट नहीं हो। और एक इंसान वैल्यूएबल एसेट तभी होता है जब वो पावरफुल होता है या उसके पास पैसे होते हैं बहुत। और आप इस दोनों कैटेगरी में जाओगे कि ग्रुप ए ऑफिसर बनोगे, अच्छी सैलरी भी मिलेगी, अच्छी प्रेस्टिजियस पोजीशन भी मिलेगी, पावर तो जलवा है ही आप लोगों के पास। तो बस, तो अपने आप को हमेशा एक वैल्यूएबल एसेट बनाना है आपको। और वो पॉसिबल तब है जब आप हमेशा नॉलेज गेन करते रहोगे, अपने ऊपर काम करोगे, अपनी ग्रोथ, अपनी डेवलपमेंट के ऊपर। तब जाकर लोग जो है वो आपकी डिमांड करेंगे, तब जाकर आप एक वैल्यूएबल एसेट बनोगे अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में और पूरी सोसाइटी में। वरना फिर कोई किसी को पूछता नहीं है। तो भारत इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए कई देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है, जो उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में कोलैबोरेशन बढ़ रहे हैं, जो दोनों देशों के लिए बेनिफिशियल है। ट्रेडिशनल दोस्त रशिया के साथ भी भारत भारत अपने संबंध बनाए रखा है, खासकर डिफेंस और एनर्जी सेक्टर में। बट दुनिया भर से उम्मीद की अगर हम बात करें तो एक बड़ा जियोपॉलिटिकल रोल जो है वो इंडिया को निभाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के ऊपर दुनिया भर की उम्मीद है। क्यों? पॉपुलेशन, क्यों इमर्जिंग इकोनॉमी, क्यों रिसोर्सेज, संसाधन, ये पता होना चाहिए आपको। यही चीज तो आप बिल्कुल आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए, और जो आप मेंस में लिखेंगे, दिमाग में चीजें क्लिक होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सही टाइम पर। तो ये चीजें हैं। तो समझ में आ गया आपको हमारी मल्टी अलाइंड स्ट्रेटेजी के बारे में? तो इसमें क्या लिखा है, हिस्टोरिकली इंडिया के ग्लोबल रोल की बात करें तो हमारा रोल बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका जैसी कंट्रीज के साथ था, है ना। 1971, 1988, 2009 हम उतना, मतलब वो डिस्पाइट फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमिक स्टेटस, हम उतना इंटरनेशनली पार्टिसिपेट नहीं करते थे। इंडिया जो है वो कंट्रीब्यूट करने लगा है ग्लोबल इनिशिएटिव्स जैसे कि वैक्सीन, मैत्री, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। तो हमें बेसिकली फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी का स्टेटस होने के बावजूद हम ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते थे, बट अब हम होने लगे। देखो इंडिया का नॉन अलाइनमेंट वर्सेस मल्टी अलाइनमेंट, इंडिया जो है वो मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच फॉलो कर रहा है। वो अपने बायलेटरल रिलेशंस, ट्राइलेटरल रिलेशंस को मजबूत बना रहा है बिना किसी सिंगल ग्रुप से जुड़े। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमने वोट जो है वो नहीं डाला, राइट।
क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि रशिया भी हमारा पार्टनर है, यूएसए भी हमारा पार्टनर है, तो हमने अवॉइड कर दिया कि जैसे कि हम एंगेज नहीं होंगे मल्टीपल ग्लोबल पावर्स के साथ, कि सबको खुश रखो। ये अप्रोच जो है वो इंडिया की। बट हाँ, अपने इंटरेस्ट की पूर्ति भी इंडिया करती है, ये बात भी ध्यान में रखना। किसी को खुश करने के लिए हम अपना जो मेन गोल है उसको दांव पे जो है वो नहीं लगाते। हमें पता है हमारा मेन गोल क्या है। हमें पता है कि बहुत अच्छे से कि गोल्स जो है हमारे प्री डिफाइंड है, और अगर वो इंटरेस्ट हमारा फुलफिल नहीं होगा तो हम अपने रिलेशंस भी फिर तोड़ेंगे, तोड़ते नहीं है। फिर हम चुप हो जाते हैं कि भाई नहीं नहीं करनी बात। देखो क्या होता है, सबसे बेस्ट तरीका जो होता है किसी कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने का, चुप हो जाओ, रिप्लाई मत करो। बहस जो होती है ना, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। बट जब जहां आप चुप्पी पकड़ लोगे, शांत हो जाओगे, बोलेगा अरे छोड़ो यार, भाड़ना यार, आप रिप्लाई मत करो। देखो मैं आपको बताता हूं, अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है, फैमिली में भी होगा आपके साथ, आप बैठे हो फैमिली में, अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो उस पे आप लड़ो मत, बहस मत करो, चुप, शट योर माउथ। आपने 2-3 बार अगर ऐसा कर दिया ना, देखना सामने वाला जो है फिर आपको खुश करने के लिए काम करने लगेगा, पासा पलट जाएगा हमेशा। जैसे होता है मेरे साथ, मम्मी पापा के साथ कुछ मुद्दों पर मेरी बनती नहीं है। अब मैंने एक स्ट्रैटेजी जो है फॉलो कर लिया, अभी नहीं मतलब, ये बहुत पहले से, जिसमें मैं हमेशा सक्सेसफुल रहता हूँ। राइट, उससे दो चीजें होती हैं, एक तो दिमाग फालतू नहीं चलता कि अरे मेरा काम नहीं हो रहा यार, मना कैसे कर दिया यार, मुझे इतनी अच्छी चीज बताई, मैंने इतना अच्छा आइडिया दिया। आप अपनी चीज रख दो, और सामने से कोई ऐसी चीज आ रही है जो आपको लग रहा है कि नहीं यार ये बेकार है यार, आप रिप्लाई मत करो। आपको लोग घुन्ना बोल सकते हैं, अड़ियल बोल सकते हैं बन जाओ, क्योंकि ब्यूरोक्रेट ऐसे ही रहते हैं, है ना, घुन्ने टाइप के, कि भाई उनको पता है कि उनका इंटरेस्ट क्या है। भाई मुझे एंटरटेन करोगे तो आई एम गुड, बट मेरे हिसाब से चीजें नहीं चलेगी तो आई कीप माई माउथ शट एंड स्माइल ऑन माई फेस। ऐसा भी नहीं कि गुस्से वैसे बैठे रहे, मुंह चढ़ा के, मुंह नहीं चढ़ा, नॉर्मल रहो, चिल रहो। तो ऑटोमेटिकली लोगों को लगेगा कि अरे यार ये तो अब कुछ बोलते ही नहीं है। तो फिर आपके हाथ में पूरी पावर्स आएंगी। ये बात जो मैं बोलता हूँ ना, वो अपनाया करो, आपको काफी फायदा मिलेगा। तो इंडिया जो है उसको अब अपनी सिंबॉलिक डिप्लोमेसी से आगे बढ़कर एक्टिवली जो है वो ग्लोबल रूल्स को शेप करने में काम करना पड़ेगा। लीडर बनना है तो लीडर जैसी क्वालिटी भी तो अपनानी पड़ेगी ना, एक्टिव तो होना ही पड़ेगा। हमें यूरोप, सेंट्रल एशिया, अफ्रीका के साथ स्ट्रेटेजिकली रिलेशंस बहुत अच्छे से क्लियर करने बनाने पड़ेंगे। इंटरनल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर हम लोग को फोकस करना पड़ेगा, बस दैट्स इट। ये काफी अच्छा आर्टिकल था। अब नेक्स्ट आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे अफ्रीका की न्यूक्लियर एनर्जी मार्केट के बारे में। तो अफ्रीका की न्यूक्लियर एनर्जी मार्केट में चाइना के बढ़ते प्रभाव के बारे में हम बात करेंगे। देखो अफ्रीका के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी में चाइना इन्फ्लुएंस कर रहा है, कैसे चाइना ने इस सेक्टर में अपनी पकड़ बनाई है और इससे भारत के लिए क्या सीख मिलती है। तो आइए पूरी चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि कौन सा देश अफ्रीका की न्यूक्लियर एक्सपेंशन में लीड कर रहा है? विच कंट्री इज लीडिंग द न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेंशन इन अफ्रीका? द आंसर इज चाइना। आइए समझते हैं चीजों को। तो अफ्रीका में एनर्जी की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, राइट, और कई देश न्यूक्लियर एनर्जी को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस अवसर का फायदा उठाते हुए चाइना ने अपने इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपर्टीज से अफ्रीका की न्यूक्लियर एनर्जी मार्केट में अपनी स्थिति मजबूत की है। चाइना के स्ट्रेटेजिक स्टेप्स हैं कुछ गाइस, जैसे कि चाइना का ट्रेनिंग प्रोग्राम। चाइना 2012 से अफ्रीकन साइंटिस्ट्स को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में ट्रेन कर रहा है, जो लोकल एक्सपर्टीज डेवलप करने में मददगार है। 2012 से ही देखो चाइना जो है वो ट्रेन कर रहा है साइंटिस्ट को अफ्रीका के, कि देखो ऐसे बनता है न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन। वो पूरी जानकारी दे रहा है, पूरी ट्रेनिंग दे रहा है। चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन CNNC और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से चाइना ने अफ्रीका में न्यूक्लियर प्लांट्स और उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी इन्वेस्टमेंट किया है। तो चाइना अफ्रीका के अंदर न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से कर रहा है। फ्रांस का प्रभाव न्यूक्लियर सेक्टर में कम हो रहा है, जबकि रशिया ने भी इजिप्ट, माली, नाइजीरिया के साथ एग्रीमेंट साइन किए हैं। अमेरिका को अफ्रीका के न्यूक्लियर मार्केट में कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है।
खासकर चाइना के एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स के कारण। तो भारत की करंट न्यूक्लियर कैपेसिटी जो है वो कितनी है गाइस? तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जनवरी 2025 तक 8180 मेगावाट, और लक्ष्य है 2047 तक 100 गीगावाट तक हमें पहुंचना है। हमारी न्यूक्लियर कैपेसिटी को एक्सपेंड करना है। भारत ने नाम्बिया के साथ यूरेनियम सप्लाई के लिए एग्रीमेंट्स किए हैं, लेकिन अफ्रीका में चाइना जितना एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो ये फैक्ट यूरेनियम वाला भी नाम्बिया के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप लोग। तो इंडिया को अपनी न्यूक्लियर डिप्लोमेसी को जो है वो और तेजी से एक्सपेंड करना पड़ेगा चाइना को काउंटर करने के लिए, और सोलार और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशन से अपनी प्रेजेंस को और इंडिया बढ़ा सकती है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। पूरी चीजें सभी को क्लियर हो रही है ना अच्छे से? तो हम बात करेंगे कश्मीर में शांति और स्थिरता के विषय पर। कश्मीर गाइज एक सेंसिटिव मुद्दा है, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि वहां पर शांति और स्टेबिलिटी को लेकर क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो देखो लिखा हुआ है करेंटली सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स कश्मीर के अंदर, उसमें क्या शिफ्ट देखने को मिले। कश्मीर में सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स में शिफ्ट क्या आया है? तो कई सेपरेटिस्ट ग्रुप का सेपरेटिज्म छोड़ना, समझ रहे हो आप? काफी सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप जो है वो सेपरेटिज्म छोड़ रहे हैं, यानी कि जो टेररिस्ट ग्रुप जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, इन लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, इन लोग बोल रहे हैं कि चलो छोड़ो यार, हमें जो है वो अब सेपरेट नहीं करना, अलग नहीं करवाना, राइट, कि कश्मीर को मतलब अलग तोड़ना नहीं है, तो इसलिए अपन अपनी जॉब जो है वो छोड़ देते हैं। तो मतलब कई टेररिस्ट लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी है, ये कहना गलत नहीं होगा। इसको और डेप्थ में समझाता हूं तो आपको चीजें समझ में आएगी। तो कश्मीर वैली में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिल रहा है, जहां कई सेपरेटिस्ट ग्रुप्स ने सेपरेटिज्म को त्याग दिया और भारत के साथ अपनी आस्था जताई है। जम्मू कश्मीर के अंदर आप देख सकते हैं ये ग्रुप्स, जम्मू कश्मीर के अंदर तारीकी इस्तिकलाल तारीकी इस्तिकलाल और जम्मू कश्मीर तहरीक ए इस्तिकामत, ऐसे हुर्रियत एफिलिएटेड ने सेपरेटिज्म को त्याग दिया है और भारत के साथ अपनी आस्था जगाई है। तो इस प्रकार के जो ग्रुप्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, इन लोगों ने जो है वो अपने सेपरेटिज्म को जो है वो त्याग दिया और इंडिया को ज्वाइन कर लिया। ये बहुत अच्छा मूव है गाइस, बहुत अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी इस डेवलपमेंट को सराहा है और कहा है कि मोदी सरकार की नीतियों के कारण कश्मीर में सेपरेटिज्म अपना अंतिम सांस ले रहा है। तो ये डेवलपमेंट कश्मीर में एक नए युग की शुरुआत का संकेत देता है, जहां लोग शांति और एकता की ओर बढ़ रहे हैं। सेपरेटिस्ट ग्रुप का मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में शामिल होना एक पॉजिटिव साइन है, जो इस क्षेत्र में स्थिरता लाने में मदद करेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। तो आपको क्या लगता है कि ये डेवलपमेंट्स कश्मीर में स्थिरता और विकास को बढ़ावा देंगे? तो आप इसके बारे में जरूर बताइएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है। देखो चैलेंजेस अभी भी हैं, क्योंकि मिलिटेंसी जो है वो अर्बन एरियाज की तरफ शिफ्ट हो रही है। मिलिटेंट्स अर्बन एरियाज में जा रहे हैं। अब वो रूरल एरियाज के लोगों को जो आसानी से बहका देते थे, अब वैसा नहीं हो रहा है। अब वो टेक ड्रिवन गोरिल्ला टैक्टिक्स अपना रहे हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, फेक न्यूज के माध्यम से, एआई के थ्रू, ये जो डीप फेक्स जो वीडियोस वगैरह होते हैं उसके माध्यम से जो है वो लोगों के बीच में गुस्सा पैदा कर रहे हैं एक दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट, और अपनी आइडियोलॉजी जो है वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये था ओवरऑल टॉपिक गाइस। अब हम डिस्कस करेंगे जीएसटी रिफॉर्म्स पर पब्लिक अकाउंट कमेटी के रिकमेंडेशन के बारे में। गाइस जीएसटी एक महत्वपूर्ण टैक्स सिस्टम है, आप जानते हैं, भारत के अंदर। बट हाँ, इसको बताने से पहले मैं एक चीज आपको जो है बताना चाहूंगा कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9713282838, और इन सब जितने भी लेक्चर्स हमारे यहाँ पर आते हैं उसकी पीडीएफ आपको हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, जिसको अगर आपको ज्वाइन करना है तो यहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब सुनो, और जिन लोग को रिन्यू करना है अपना प्लान अप्रैल के लिए, तो वो आप अपना प्लान जो है वो रिन्यू कर सकते हैं, अगेन इस नंबर पर व्हाट्सएप जो है वो करके। आगे की चर्चा करें तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो
मैंने आपको क्या बताया, जीएसटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। तो पैक यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट ने जीएसटी सिस्टम में किस मुद्दे को हाईलाइट किया? तो इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू में गिरावट और राज्यों को पुअर कंपनसेशन जो मिल रहा है उसको बेसिकली हाईलाइट जो है वो किया गया है कि इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू जो है वो बहुत कम कलेक्ट हो रहा है और राज्यों को जो है वो प्रॉपर कंपनसेशन जो है वो नहीं मिल रहा है, यानी कि जो राज्यों को लॉस हुआ है जीएसटी के कारण तो उसकी भरपाई, उसकी पूर्ति नहीं की जा रही। वो पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट के अंदर क्लियरली हाईलाइट है कि ये इशू है जीएसटी के अंदर जिसमें सुधार की सख्त नीड है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जीएसटी फ्रेमवर्क की समीक्षा करी, रिव्यू किया और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन दिए हैं जो सिस्टम को सुधारने में मददगार हो सकते हैं। इनके रिकमेंडेशन के अंदर क्या चीज बात हुई है इस पर अब चर्चा कर लें। तो पैक ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को जीएसटी फ्रेमवर्क की एक व्यापक समीक्षा करने की सलाह दी कि आप प्रॉपर तरीके से इसको रिव्यू करो ताकि सिस्टम को सिंप्लीफाई किया जा सके और जितने भी कंप्लाइंसेस हैं उनको आसान बनाया जा सके। जीएसटी 2.0 का प्रस्ताव रखा। पैक ने एक नई और सुधार करने की बात करी, कहा जीएसटी 2.0 सिस्टम को लागू करो जो टैक्स पेयर के लिए यूजर फ्रेंडली बने। पैक ने जीएसटी सिस्टम में डेटा वैलिडेशन और रिकंसिलेशन प्रोसेस में पाई गई कमियां हाईलाइट की है जो टैक्स कंप्लायंस और रेवेन्यू कलेक्शन को प्रभावित करती हैं। इन्होंने बोला कि जो भी लूप होल्स हैं उन्होंने वो चीज दिखा दी। तो पैक के रिकमेंडेशन अगर लागू किए जाते हैं तो ये जीएसटी सिस्टम को ज्यादा ट्रांसपेरेंट, बेहतर और टैक्स पेयर फ्रेंडली बना सकते हैं। ये सुधार गाइस देश की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। तो जीएसटी 2.0 के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, पैक कमेटी ने इसका रिकमेंडेशन दिया है। अब सीबीएसई के एक सर्वे से रिलेटेड टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के सर्वे के बारे में। बट उससे पहले मैं आप लोग को जो है बताना चाहूंगा कि गाइज हमारे पास एक इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, सप्लीमेंट है जो अमेरिका से हमने जो है वो इंपोर्ट करवाया है। राइट, काफी अच्छा ये सप्लीमेंट है और ये बिल्कुल टेस्टेड है, यूज्ड बाय मी एंड टीम ऑल्सो। इतना अच्छा प्रोडक्ट है ये। और जब ये प्रोडक्ट आपके पास आएगा, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 9 है, उसका प्रॉपर मात्रा में मिक्सचर है, 15 दिन के अंदर पढ़ाई में आपका फोकस बढ़ जाएगा और आप लंबे समय तक बिना थके पढ़ पाओगे कंटिन्यूअसली। और ये बात हैंस प्रूवन है। अब आप बोलोगे सर ये मैजिक कैसे पॉसिबल है? तो देखो यार, सिंपल सी चीज है, एक बॉडी बिल्डर बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन लेता है, राइट? तो आप लोग अपनी दिमाग की शक्ति को और मजबूत करने के लिए सप्लीमेंट्स तो लेने पड़ेंगे ना बॉस, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट आपके ब्रेन को नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आप चीजें भूल जा रहे हो। तो अगर आपको चीजें भूलनी नहीं है, कंटिन्यू रखनी है, तो इस दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करो। वो सप्लीमेंट का कॉस्ट जो है वो 2800 के आसपास है, 2800 रुपए के आसपास है, जिसमें 60 कैप्सूल आएंगी जो आपका 1 महीना प्रॉपर चलेगा। राइट, और किस तरीके से उसको लेना है वो मैं आपको जो है एक्सप्लेन करूंगा। और 2 महीने तो आप लो, फिर उसके बाद भले ही दिन की 2 कैप्सूल की जगह 1 कैप्सूल लेना शुरू कर दो। बट प्रिपरेशन के दौरान ये चीज जरूर लो, ये आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कराएगी, इसके हेंस प्रूवन रिजल्ट्स है। और हमारी टीम की तरफ से तो रेगुलर बेसिस पर जो है वो लोग जो है वो इसको ले रहे हैं और उसका रिजल्ट उन लोगों को मिल रहा है। तो बिल्कुल मत चूको, दूसरे आगे बढ़ रहे हैं, आप भी एक पुश जो दो अपनी प्रिपरेशन को इस सप्लीमेंट के माध्यम से, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। चलो अब आगे बढ़ेंगे टॉपिक की तरफ। तो ये सीबीएसई के सर्वे से जुड़ा एक टॉपिक है, तो आइए इसके बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। तो देखो, भारत में पेरेंटिंग चैलेंजेस के विषय पर ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है जो सीबीएसई के नए इनिशिएटिव से उभर कर आया है। आज के समय में माँ बाप को अपने बच्चों की परवरिश में काफी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए इस डिटेल को समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो सीबीएसई ने पेरेंटिंग को सपोर्ट करने के लिए कौन सा नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है? राइट, सीबीएसई सर्वे के अकॉर्डिंग, अच्छा ये तो एक तो कौन सा सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज है, वो है इमोशनल रेगुलेशन एंड बाउंड्री सेटिंग इन चिल्ड्रन। आजकल भैया बाउंड्री नहीं है बच्चों में, बोलते ना कि इज्जत करना पेरेंट्स की, वो तो बच्चे जो है वो आजकल भूल ही गए हैं। तो सीबीएसई ने 28 मार्च 2025 को एक पेरेंटिंग कैलेंडर लॉन्च किया है जो पेरेंट्स और स्कूल्स के बीच संबंध को मजबूत करने और बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट
को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। एक पेरेंटिंग कैलेंडर जो है वो लॉन्च किया गया है, ये अलग से जो है वो लिख लेना, पेरेंटिंग कैलेंडर। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो है वो सामने रखा गया है। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और ग्रेड स्पेसिफिक एक्टिविटीज है इसके अंदर। इस कैलेंडर में अलग अलग क्लास के बच्चों के लिए अलग अलग एक्टिविटीज हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो नर्सरी के बच्चे हैं उनको कहा जाता है कि आपको स्टोरी बोलनी है, राइट, स्टोरी टेलिंग है, म्यूजिक है, पजल है। फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों के लिए आउटडोर लर्निंग है कि बाहर जाकर सीखो चीजों को। ट्रेडिशनल गेम्स हैं, स्टेम चैलेंजेस हैं, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के चैलेंजेस। तीसरी से पांचवी क्लास के बच्चों के लिए साइंस एक्सपेरिमेंट्स हैं, कल्चरल एक्टिविटीज हैं, राइट। फिर सिक्स से एट्थ क्लास के बच्चों के लिए कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स की, सब लोग मिलकर जो है प्रोजेक्ट्स पर काम करें, टीम वर्क जैसा, है ना, सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस। फिर 9th 10th के लिए करियर मेंटरिंग की जाएगी। डिजिटल डिटॉक्स एक्टिविटीज होंगी कि भाई डिजिटल चीजों से दूर रहो, थोड़ा इतना ज्यादा अपने आप को डिजिटलाइज मत करो कि भाई इमोशंस आपके डिस्कनेक्ट हो जाए, जो हो रहा है आजकल। करियर गाइडेंस 11th 12th क्लास के बच्चों के लिए, फाइनेंशियल लिटरेसी। तो ये कैलेंडर पेरेंट्स और टीचर्स के बीच कम्युनिकेशन को सुधारने पर जोर देता है, ताकि बच्चों के एकेडमिक और इमोशनल डेवलपमेंट में मदद मिल सके। तो ये इनिशिएटिव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लक्ष्यों के साथ मेल खाता है, जो कि होलिस्टिक एजुकेशन और पेरेंट टीचर पार्टनरशिप पर जोर देता है। तो इस कैलेंडर के माध्यम से सीबीएसई पेरेंट्स को अपने बच्चों की शिक्षा और विकास में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। तो काफी अच्छा ये इनिशिएटिव है बच्चों की मेंटल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग और एकेडमिक सक्सेस को सुधारने के लिए। तो काफी अच्छी चीज है गाइस, जिसके बारे में आपको थोड़ी सी जो है वो जानकारी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट की बात करें तो भारत के कुछ इलीट स्कूल्स में हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि, एक सेकंड रुकना गाइस। अच्छा, ये ड्रग अब्यूज का ये वाला नहीं है, क्योंकि मेरे पास नोट्स में दूसरा जो है वो था। एक मिनट रुकना गाइस। हाँ चलो, अपन पहले ये वाला टॉपिक जो है वो कवर कर लेते हैं, तीस्ता प्रोजेक्ट के टॉपिक को, फिर अपन रिवर्स में जाएंगे, ठीक है। चाइना जो है उसका इन्वॉल्वमेंट तीस्ता प्रोजेक्ट में क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। तो देखो गाइस, अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि चाइना तीस्ता प्रोजेक्ट में इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि इंडिया बांग्लादेश के एग्रीमेंट में डिले हो गया है, और उसका कारण गैप हो गया है। इंडिया और बांग्लादेश का एग्रीमेंट जो हो रहा है वो काफी डिले चल रहा है। तो बांग्लादेश ने कंफर्म किया है कि चाइना जो है वो तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। इंडिया बांग्लादेश के वाटर शेयरिंग में डिले होने के कारण चाइना ने उस गैप को फिल कर दिया, जो कि बहुत खतरनाक बात है। अब इंडिया को फिर से तीस्ता के ऊपर नेगोशिएट करना पड़ेगा और चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को दूर करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है गाइस, पता है, तीस्ता प्रोजेक्ट को लेकर। तो आपका एक आज टास्क है कि आपको तीस्ता प्रोजेक्ट के बारे में जो है वो थोड़ा सा पढ़ना है। इसके अलावा देखो, म्यांमार थाईलैंड अर्थक्वेक एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें, अभी 7.7 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक म्यांमार में आया, तो उसका एपी सेंटर जो है वो कौन सी सिटी था, तो मंडेले, मंडेले जो सिटी थी वो एपी सेंटर थी उसकी। 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक मंडेले में हम लोग को देखने को मिला। फिर उसके बाद फिर 6.4 का आफ्टर शॉक आया, 144 लोग की मौत हो गई म्यांमार में, 8 की थाईलैंड में, और 730 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं। बिल्डिंग्स गिर गई, रोड जो है वो धंस गए, हॉस्पिटल्स डैमेज हो गए, डैम कोलैप्स हो गया, जिसके कारण और भी चिंताएं जो है वो बढ़ गई। तो आशियान और बिम्स्टेक को रीजनल कोऑपरेशन की आवश्यकता है डिजास्टर रिस्पांस के लिए। तो ये बहुत बड़ा हादसा भी रिसेंटली हम लोग को म्यांमार में देखने को मिला है। अब इंडिया की ट्रेड पॉलिसी और टैरिफ नेगोशिएशन की बात करें तो ये यूनाइटेड स्टेट से रिलेटेड टॉपिक है, जो आपको ऑलरेडी पता है कि इंडिया की अप्रोच जो है वो टैरिफ रिडक्शन पर किस प्रकार की है। तो हम सेलेक्टिव लिबरलाइजेशन बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक नीड्स पर फोकस करें कि भाई हमारी नीड्स है वो हम फोकस करेंगे। क्योंकि देखो, जब हमने अमेरिका को बोला कि भाई अपना डोर्स ओपन कर दो फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के लिए, तो उसने मना कर दिया, बट वो हमें बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर के लिए अपने सब्सिडीज कैंसिल करो और हमारे मार्केट को जो है वो एक्सपेंड करो। तो भाई ऐसा नहीं हो पाएगा ना यार। तो बस यही था इस टॉपिक के अंदर, और कुछ नहीं। तो ये था इस पूरा ओवरऑल टॉपिक, और आप मुझसे जरूर संपर्क करें। और एटलीस्ट एक महीना आप देखेंगे खाकर उस कैप्सूल को, ब्रेन बूस्टर कैप्सूल को, तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आपको कैप्सूल चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क कर लेना, ब्रेन बूस्टर लिख देना, तो आपको टीम जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन दे देगी।
और बिल्कुल ऑथेंटिक है, और वो और यूएसए से आएगी, तो आप जानते हो कि उसको ऑथेंटिसिटी जो है वो कितनी हाई है। और ओमेगा 3 ओमेगा 9 उसके अंदर है, जो आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब मैं साइन ऑफ करता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। होपफुली आपको ये आज क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज जो है वो पसंद आई होगी। जय हिंद, जय श्री महाकाल।